नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। नई सरकार के गठन को लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं हो रहा है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक रद्द होते से नेता नहीं चुना जा सका। नतीजा ये हुआ कि अब आगे 7 दिन हो चुके हैं नतीजा आए हुए। महायुति का कोई भी नेता राज्यपाल के पास नहीं गया। कल गृह मंत्री के साथ बैठक में एक फॉर्मूले पर बात हालांकि बनी है। इसके बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर 2 दिसंबर से लेकर 5 तारीख के बीच शपथ ग्रहण हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई। कांग्रेस के खेमे में हार के कारणों पर मंथन हुआ है। एक तरफ ईवीएम का मुद्दा है, दूसरी तरफ लाडकी बहना योजना का जो सकारात्मक असर पड़ा है उस पर भी गौर किया गया है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज क्या हुआ इस पर भी हम आगे बात करेंगे अपने सहयोगियों से। तो अभी फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े मिल रहे हैं। जितेंद्र, पहले आपके पास ही आ जाते हैं कि एकनाथ शिंदे गांव चले गए। उनकी नाराज़गी तौर पे भी देखा जा रहा है। कुछ नेता कह रहे हैं पहले से उनको जाना था। क्या वहां पर ज़मीनी जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि आज मुंबई के भीतर जो है बैठकें होने वाली थी। शिवसेना की बैठक होने वाली थी और महायुति के तीनों घटक दलों के नेताओं की बैठक होने वाली थी, लेकिन ये बैठक रद्द हो गई और एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए। सातारा जिले में उनका गांव है, वो वहां पर चले गए। अब इसकी वजह से ये कयास लगाए जाने लगे हैं यहाँ के राजनीतिक गलियारों में कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं। पहले तो शुरुआती 4 दिन उनका नाम सीएम पद की रेस में आता रहा, फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपने नाम को वापस ले रहे हैं, उनका नाम बाहर हो गया। लेकिन मामला इस वजह से फंसा हुआ, ये कहा जा रहा है कि उनको जो फॉर्मूला तय हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और उसमें से एक मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और एक एनसीपी का होगा, तो वो सरकार से बाहर रहना चाहते हैं। वो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से इससे संदेश जाएगा कि उनका डिमोशन हुआ है। जो शख्स 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा वो उप मुख्यमंत्री कैसे रहे, और इस वजह से वो किसी और को अपनी पार्टी से उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बात की पुष्टि मैंने उदय सामंत जो उनके करीबी नेता हैं उनकी पार्टी के, मैंने इनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ये उनका बड़प्पन है कि वो किसी और को बनाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि वे ही उप मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात यह है कि शिंदे सेना ये चाहती है कि उनको जब मंत्रालयों का बंटवारा हो तो उनको गृह मंत्रालय भी मिले, नगर विकास मंत्रालय भी मिले और पीडब्ल्यूडी भी मिले। जहां तक बाकी आखिर के दोनों मंत्रालयों का सवाल है वो उनको आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ मुंबई में, और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी के एक आला नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की और उन्होंने बताया कि हम किसी भी हाल में गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। गृह मंत्रालय तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके पास ही रहेगा। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि अचानक शिंदे इस तरह से चले जाते हैं तो क्या ये उनकी बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, क्या वो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐसे भी समझा जा रहा है। हालांकि उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। जब उन्होंने कल रात को अमित शाह के साथ मीटिंग की उसके बाद उनको बुखार जैसा लग रहा था और वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो है खुली हवा लेने के लिए अपने गाँव चले गए हैं। ऑन रिकॉर्ड तो यही कारण बताया जा रहा है। निधि जी बिल्कुल, विचार मंथन के लिए भी जा सकते हैं। रौनक कुकड़े के पास चलते हैं। रौनक, आपने भी जितेंद्र को सुना। वाकई में सबकी नज़र अब महाराष्ट्र पर है कि बीजेपी खेमे में, अब वहाँ से आप ये बताइए बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है, क्योंकि जब उनके विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देवेंद्र फडणवीस का नाम सब कह रहे हैं, 99% वही होंगे, लेकिन 1% की गुंजाइश अगर हो तो उस लिहाज से वहाँ पर मुंबई से क्या और डिटेल्स मिल रही हैं? निधि मैडम, क्या आप आपका सवाल फिर एक बार दोहरा सकते हैं, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो रही है। ठीक है, अब मैं यही जानना चाह रही हूँ कि भाई जो सियासी पासे चले जा रहे होंगे हर तरफ से, तो बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है? क्या अब मान लिया जाए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है या उसमें कुछ पसोपेश है?
जी देखिए, हमारे निधि मैम जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और ये भी कल की बैठक में लगभग तय हो गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। केवल जो देरी हो रही है उसके पीछे के प्रमुख जो कारण है वो जो हमें पता लग रहा है कि अगले 3 दिनों तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डीजी कॉन्फ्रेंस की वजह से बिजी होने की वजह से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो नहीं हो पा रही है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब तक बैठक नहीं होगी उसके बाद ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता तब तक औपचारिक तौर पर किसी का नाम का ऐलान करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पहला अधिकार विधायकों का होता है और वही अपने विधायक को का नेता जो है वो चुनते हैं। लेकिन ये अमूमन तौर पर ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हाईकमांड ने भी मोहर लगा दी है, और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 5 तारीख को मुंबई के आजाद मैदान या फिर महालक्ष्मी रेसकोर्स, ये 2 में से एक वेन्यू पर मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के नए होंगे उनके शपथ ग्रहण का समारोह होगा, और इसके साथ लगभग 30 से 32 लोग जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अब इंतज़ार है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस नाम के चयन पर मुहर लगा दे और जल्द से जल्द नई सरकार का गठन हो महाराष्ट्र में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के संदर्भ में ही दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई है। विचार मंथन हुआ है हार के कारणों का, अगले आगे कदमों का। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, बताइए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या हुआ? एक तरफ ईवीएम को मुद्दा बनाया गया था, दूसरी तरफ जो लाडकी बहन योजना है उसका जो अच्छा असर पड़ा उस पर भी बात सामने आई थी, वहां से क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई महत्वपूर्ण कारण बताया है। हिमांशु, अगर मैं आपको एक रोकूं 1 मिनट के लिए, जो तस्वीरें हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो इस हेलीकॉप्टर की हैं। एकनाथ शिंदे सतारा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे इस समय सतारा पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये दृश्य इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने गांव स्वास्थ्य लाभ के लिए गए, उनके पक्ष के नेता कह रहे हैं कि वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव सतारा चले गए स्वास्थ्य लाभ के लिए। एकनाथ शिंदे यहाँ पर 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब 4-7 दिन हो गए महाराष्ट्र के विधानसभा के नतीजे घोषित हुए। 4 दिन तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये दावेदारी छोड़ता हूँ और जो भी बीजेपी मुख्यमंत्री जिनको चुनेगी वो उनको मंजूर होगा। लेकिन उसके बाद दिल्ली में कल बैठक हुई, तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर या क्या कारण रहे होंगे कि अचानक जो बैठक होने वाली थी महायुति के नेताओं की मुंबई में आज वो नहीं हुई और वो सतारा अपने गांव चले गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्थानीय लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अब कब तक वो वापस आएंगे? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको मनाए जाने की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर है, कुछ विधायक आ जाए तो शिंदे गुट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन ये है अपने आप में कि एक बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी सबको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश में है। तो ये दृश्य इस समय के आप लाइव देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे सतारा पहुंच गए। महाराष्ट्र की राजनीति में अपने गांव से वो इन दृश्यों के साथ एक अहम संदेश दे रहे हैं। क्या ये दबाव की राजनीति है? इसको भी देखना होगा। बहरहाल हर एक दिन नया दिन होता है, तो देखते हैं उनके ये जो प्रवास है सतारा का, इसका क्या असर होगा। तो वापस लौट रहे हैं हम हिमांशु शेखर पर, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई है महाराष्ट्र को लेकर। जी हिमांशु, मैंने आपको रोक दिया था, तो विचार मंथन हुआ, कारणों पर जो हार हुई, क्या निकल कर आया? देखिए, 4 घंटे से मंथन चल रही है, कुछ ही देर में बैठक खत्म होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भाषण में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कई सीधी बातें की हैं और पार्टी के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं, जो उनका आकलन है, जो उन्होंने समीक्षा की है कि कांग्रेस क्यों हारी महाराष्ट्र में, हरियाणा में। इसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा इन चुनावों में। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये माना है इस बैठक में कि आपसी गुटबाजी की वजह से
कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो हम अपने राजनीतिक विरोधियों को शिकस्त कैसे दे सकते हैं। उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन का सवाल उठाया है और कहा है कि इन सभी जो हाल के चुनाव हुए हैं उसमें माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन हम उसको जीत में नहीं बदल पाए और हमें ये सोचना होगा कि हम क्यों एक दूसरे के साथ एकजुट होकर अपनी चुनावी रणनीति नहीं बना पाए और क्यों हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। और साथ ही उन्होंने इशारा भी किया है कि पार्टी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहती है और जिसको भी ये पाया जाएगा समीक्षा में कि उसने डिसिप्लिन का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये इशारा भी उन्होंने अपने भाषण में किया है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जानकारी के लिए। तो गुटबाजी ना हो, नेताओं अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप ना करें, बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस को अगर अपनी ज़मीन एक बार फिर से मजबूत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात पे। संभल आपको ले चलेंगे। संभल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या वो भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात संभल की। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया और निचली अदालत से आगे सुनवाई ना करने को कहा है। इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सील कवर में रहेगी और मस्जिद पक्षों से हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। संभल में हुई हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में प्रशासन के कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सचिव की ओर से याचिका दाखिल की गई। साथ ही संभल में आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज भी अदा हो गई। आज की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में है। हमारे सहयोगी मुकेश के पास चलते। मुकेश, इस समय क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, संभल में फ़िलहाल हालात सामान्य हैं। मैं जो जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने खड़ा हूं और अभी यहां पर जो हालात है बिल्कुल सामान्य है। हालांकि इस बात की आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद यहां पर जो है हिंसा हो सकती है, क्योंकि 24 नवंबर को यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे, 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन है, इसके अलावा पीएससी के जवान और यूपी पुलिस के जवान जो है उनकी तैनाती मस्जिद के आसपास चारों तरफ की गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी और जो भी नमाज के लिए जो लोग यहाँ पर आए थे, जो मस्जिदी कमेटी है उस कमेटी के जो वॉलंटियर थे उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया था, जिससे कि वो देखें कि कोई बाहरी शख्स तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर निगरानी के बाद सभी लोगों की जांच के बाद जो नमाजी थे उनको मंदिर के अंदर जो मस्जिद है माफ़ करिए उसके अंदर जाने दिया गया और जो प्रशासन है वो लगातार उन पर निगरानी कर रहा था। करीब 800 लोगों ने नमाज में हिस्सा लिया, नमाज अदा की और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग चले गए। अभी प्रशासन के अधिकारी जो है वो लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि आज सुबह से यहाँ पर शांति है। मैंने लगातार यहाँ पर कई दुकानदारों से बात की, कई जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की। सबका कहना ये है कि इस पूरे मामले का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और आज जिस तरह का माहौल था सुबह से उसके चलते संभल के लगभग सभी बाजार भी बंद रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से बाजार बंद करने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने बाजार बंद रखे। लेकिन अब धीरे धीरे जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बेहतर है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी दखल रहा है। तो इसी के साथ एक हम लोग ब्रेक लेते हैं। और अब बात अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की। क्या आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिया है और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इलाज पर अस्पताल में जितना खर्च हुआ उसका पूरा यानी 100% भुगतान आपको मिला या नहीं? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IBAI ने गुरुवार को एक डेटा जारी किया, जिसमें साल 2022-23 के दरमियान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से होने वाले हेल्थ क्लेम का डेटा है, जो ये बताता है कि किस तरह से अपने ग्राहकों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 100% क्लेम देने में बड़ी हेराफेरी कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक
जिन लोगों ने क्लेम लिया उनमें से सिर्फ 80% लोगों को क्लेम मिला और जिन लोगों को क्लेम मिला उन्हें सिर्फ 57% का ही भुगतान हुआ है। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं 7303388311 और ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ सुमित बोरा, अध्यक्ष हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी जुड़ने के लिए। ये एक ऐसा मसला है जो ज़रूरत ना पड़े यही उम्मीद करते हैं, लेकिन सब कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। तो आइए अपने पहले कॉलर के पास चलते हैं और उनके पास जाने से पहले आपसे, जो ये डेटा आप लोगों ने रिलीज़ करा है, आप भी वाकई में चिंतित होंगे इसे लेकर। निधि जी, मैं जस्ट इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। ये जो आप कह रहे हैं कि 80% ही क्लेम दिया है, दैट्स नॉट, वो सही नहीं है। 100 जो क्लेम आते हैं प्रोसेसिंग के लिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं तो उन्होंने 80 क्लेम को प्रोसेस किया है। अच्छा। ना कि 80 रुपए प्रोसेस किए हैं। 20 क्लेम इधर रिजेक्ट हुए हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं। फ्रॉडुलेंट क्लेम भी आते हैं, ठीक है। वो पॉलिसी में उसकी बैठते नहीं है तो उनको नहीं प्रोसेस किया जा सकता है। तो वो तरीके के जो 20% क्लेम होते हैं जो पे नहीं होते हैं। अच्छा, ओके। तो कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि ऐसा इतनी खराब स्थिति नहीं है। एब्सोल्युटली, इतनी खराब स्थिति। 2 तरीके का हमने डेटा जारी किया है जी। एक है कि दो टाइप की चीजें होती है। एक है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आए, उन्होंने कितने क्लेम को प्रोसेस किया। अगर हम कह रहे हैं कि उन्होंने 95% एफिशिएंसी है तो उन्होंने 95% क्लेम्स को प्रोसेस किया, 5% क्लेम को रिजेक्ट किया होगा। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो फ्रॉड हो सकता है, वो पॉलिसी के दरमियान नहीं बैठ सकता है, उसकी वजह से वो क्लेम पास नहीं हुआ। दूसरा अमाउंट, जो क्लेम अगर 100 रुपए का आया है तो 100 रुपए में से उन्होंने कितने रुपए दिए हैं। तो किसी ने 57 रुपए दिए हैं, किसी ने 60 रुपए दिए हैं, किसी ने 65 रुपए दिए हैं। बट क्लेम तो 2 ज्यादा का तरीके के किया जाता अमाउंट है। हमने जारी किए हैं। जी, जो क्लेम है फिर तो ज्यादा का किया जाता है, यहीं पे तो जो इंश्योरेंस लेने वाला है वो परेशान होता है। तो बसंत कुमार प्रयागराज से हमारे साथ हैं। जी बसंत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का था क्लेम, मैंने दिया था, और लड़के का था तो हॉस्पिटलाइज था तो वहाँ का तो पेड हुआ था। उसके बाद लगभग 50,000 नियर अबाउट मैंने और रिसिप्ट भेजा था, बाद में मेडिसिन का जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बार बार बहाने पे बहाने लगाते हैं कि ये नहीं है, मोहर नहीं लगी है, साइन नहीं है, ये है, ऐसा है। और बेटी का जहाँ तक है, बेटी का मैंने जब दिया तो उसमें ये कहा गया कि ये बीमारी में एडमिट करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर से फिर से लिखवाया, मतलब उनसे मिले, उसके बाद उन्होंने लिख कर दिया कि भाई ये जरूरत थी। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर ने एडमिट किया, मैंने तो पेमेंट किया, अगर गड़बड़ है तो फिर डॉक्टर है, उसकी डिग्री जानी चाहिए, उसके ऊपर क्लेम होना चाहिए, मेरा पैसा क्यों न मिले अगर गलत है तो। हेलो। आपकी बात सही है। अगर अस्पताल में भर्ती किया गया है और डॉक्टर की सहमति से भर्ती किया गया, और डॉक्टर बेस्ट जज होता है ये बताने के लिए कि पेशेंट को एडमिट करना है कि नहीं करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम का भुगतान करना चाहिए। बिकॉज आप इतनी क्षमता नहीं रख सकते हैं कि आप जांच करें, आप अस्पताल से लड़ाई करें और जाने कि वो क्लेम पेएबल है कि नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। दूसरी बात जो आपने की कि जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, जो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद हम दवाइयों पे जो खर्चा करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जनरली 60 दिन तक के जो उसके बाद के बिल होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी ने देना चाहिए। जरूर ये आपके साथ जो जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का बिहेवियर है वो सही नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सही दिए हैं, सब सही है, तो आपको क्लेम मिलना चाहिए। अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो आप उनके ग्रीवियंस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है, सो देयर इज समबडी कॉल्ड ओम्बुड्समैन, जो हर एक स्टेट में होता है ओम्बुड्समैन। आप उनको भी ईमेल लिख के आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपका क्लेम जरूर मिलेगा वहां से। बिल्कुल बोरा जी, बात यही होती है कि एक तो आप अपने मरीज परिजन की बीमारी से जूझ रहे होते हैं,
फिर क्लेम की ये इतनी पेचीदा, वो कह रहे हैं कि कहीं पे मुहर कहीं पे साइन, और यही जो है सिस्टम को यही सुधारना है। एक और हमारे साथ आ गए हैं संजीव जी हैं, संजीव कुमार मिश्रा हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से। जी संजीव जी। मैं संजीव कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ की उम्र है 50 साल और मेरी है 60 साल। मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाता हूँ तो करते नहीं है, बोलते आयुष्मान योजना ले लो, वहाँ कहते 25,000 रुपया दो तो आयुष्मान योजना का कार्ड दे। अब मैं क्या करूँ बताइए, कहाँ जाऊँ मैं इस उम्र में? सॉरी, आपकी उम्र क्या है, वापस बताएंगे? मेरी उम्र है 60 साल की, वाइफ की है 50 साल की। तो आपको कोई भी सरकारी या निजी कंपनी इंश्योरेंस दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। आप कोई भी इंश्योरेंस ब्रोकर या इंश्योरेंस एजेंट के पास जाइए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा और आपको पॉलिसी दिलवा देगा। नहीं सर, मैं कई जगह गया, हमको कोई नहीं गाइड नहीं किया। बोले कि आप आयुष्मान ले लीजिए, बोले 25,000 दीजिए तो आयुष्मान कार्ड आपका बनवा दें। पैसा होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? नहीं, सो दो तरीके के हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको आयुष्मान भारत में ही जाना पड़ेगा, और अगर आप पैसे देने के लिए तैयार है तो आप कोई भी निजी या सरकारी कंपनी में जाके इंश्योरेंस ले सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि 25,000 मांग के आयुष्मान कार्ड देने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो आयुष्मान कार्ड तो फ्री है, आपको उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो यही मुश्किल, ये भी इन्होंने अपनी मुश्किल, अलग तरह की मुश्किल थी आपके सामने रखी, आपने देखा बोरा जी। अब एक और कॉलर है, जगदीश हैं अहमदाबाद से। जी जगदीश बोलिए। जगदीश जी बोलिए, अपनी बात रखिए सामने। ठीक है। तो आपने सुना बोरा जी, अभी कॉलर इनका आवाज़ नहीं आ पा रही थी। आपको क्या लगता है जो ये बेसिक समस्या है, उम्र हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप ये मत लीजिए, आपको कोई नहीं देंगे, बिकॉज अगर आप लेट उम्र में 60 साल में अगर इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं पॉलिसी, तो काफ़ी टेस्ट वगैरह भी होते हैं, और अगर आप एक छोटे ऐसे राज्य से हैं तो बुजुर्गों की मुश्किल थोड़ी बढ़ जाती है। इसको भी आपकी बात सही है। सो ये ऐसा है, इंश्योरेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबको एक्चुअली स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। हमको जैसे ही हम 25 साल के 30 साल के होते हैं जब से इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि जब हम एक उम्र में आए 55-60 साल की उम्र में हमको कोई बीमारी लग जाए तब हमारे लिए आसानी होगी वो क्लेम करना या पॉलिसी को कंटिन्यू करना। हालांकि हमारा देश इतना विकसित नहीं है कि इंश्योरेंस को समझ सके, इसकी परिभाषा समझ सके, इसके दांव पेच समझ सके। दूसरा, जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उनके साथ दूसरों के साथ जाती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर 55 साल में आता है और वो दूसरे ही साल क्लेम कर लेता है तो उसका बोझ सभी पे पड़ता है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो सभी को समझना पड़ेगा किस तरीके से चलता है। बिल्कुल। जगदीश अहमदाबाद से जुड़ गए। जी जगदीश पूछिए अपना सवाल। जब मेरा पोती 15 साल का ब्रेन स्ट्रोक आया था, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिजियो एडवाइस किया था, तो हमने फिजियो घर पे लिया, तो उसका 16,000 का जो चेक से हमने पेमेंट किया है वो हमको नहीं मिला। तो जगदीश जी, जनरली पॉलिसी के अंदर फिजियोथेरेपी जो है वो घर बैठे जो फिजियो कराते वो कवर नहीं होती है। अगर आप अस्पताल में जाके फिजियोथेरेपी करवाते तो वो कवर होता था। ये कवरेज पॉलिसी के बाहर होता है जनरली, इसीलिए आपको उसका भुगतान नहीं किया गया है। तो वाकई में हम देख सकते, ठीक है, तो आपने बताया फिजियोथेरेपी नहीं होती, क्योंकि जब इंश्योरेंस कोई लेता है तो क्या पता कह देते हों कि ये सब कवर होगा, और फिर जो बेचारा क्लेम लेता है वो परेशानी में जूझता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों की हमने बात सुनी। यही मुश्किल है कि अभी ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं देश की बात।